नमस्कार। मैं आज फिर एक ऐसी घटना को लेके आया हूं जो उस दौरान जब मैं एसएसपी लखनऊ था तब घटी थी। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की जितनी भी घटनाएं मैंने अब तक बताई हैं आपको, वो सभी अज्ञात हत्या की घटनाएं थीं, जिनमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई थी और जिसमें हत्या का कारण रिपोर्ट लिखाए जाने तक पता नहीं था और पुलिस को बड़ी मशक्क़त करने के बाद हत्यारों का और हत्या के पीछे के कारण का पता लगा था। क्योंकि घटनाओं की संख्या तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसी घटनाओं का जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं जिसके बारे में जो आपसी रंजिशें हुई हैं या जिसमें नामजद एफआईआर कराई गई हो कि फ़लाँ फ़लाँ ने मेरे आँखों के सामने फ़लाँ फ़लाँ को इस तरह से मारा है। पुलिसिंग में जो मज़ा आता है, पुलिसिंग में जो असली चैलेंज आता है, पुलिसिंग में जो जो काम की चीज़ है जिसे कहते हैं, जिसमें आप किसी के हुनर को टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे क्राइम ब्रांच का आदमी हो या आपका मुखबिर हो, तो वो उसी में है जिसमें हत्या अज्ञात होती है। ऐसी ही एक अज्ञात हत्या के बारे में आपको बताऊंगा। घटना 30 जनवरी 2016 की है। थाना चिन्हट क्षेत्र में विजडम वे स्कूल के पास एक सुनसान स्थान पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी थी। ऐसी सूचना रात में 11:30 बजे कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई। थाने की पुलिस पहुंची और ये देखा कि एक नवयुवक जिसकी 22-23 साल उम्र होगी, उसके सिर से खून बह रहा था। उसे सामान्य रूप से प्राइमा फेसी देखने पे ये पता लगा कि उसके सिर में गोली मारी गई थी। वहाँ लोगों को, आसपास के लोगों को बुला के दिखाया गया, बताया गया, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। चूँकि काफ़ी ठंडक थी और शव के ख़राब होने की जरा सी भी आशंका नहीं थी। 30 जनवरी में आप समझ सकते हैं कि रात में बहुत ठंड थी, तो ये तय किया गया कि इसको यहीं थोड़ी देर तक रखा रहने दिया जाए। सुबह के उजाले में हो सकता है कोई इसे पहचान ले, और इस बीच में पुलिस प्राइमा फेसी अपना सब काम कर लेगी। जैसे वो फॉरेंसिक टीम को बुला के कोई टायर मार्क हो, कोई फुट मार्क हो, कोई आसपास की चीज़ हो, उसको देख लेगी और अपना काम, जो प्राइमरी काम है, उसे संपन्न करा लेगी। सुबह तक का वेट किया गया। सुबह जब सवेरा हो गया, धूप निकल आई, बहुत ढेर सारे लोग वहाँ पर आते गए, जाते गए, लेकिन दोपहर तक किसी ने उस शव की पहचान नहीं की। उस शव को पंचायतनामा उसका करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चूँकि गोली का निशान स्पष्ट था, उसकी एंट्री और एग्ज़िट बाहर से दिखाई दे रही थी, इसलिए वापस लौटकर इंस्पेक्टर ने हत्या की एक सामान्य सूचना दर्ज कर ली कि पता नहीं कल को कोई वादी आ जाए, कोई एप्लीकेंट आ जाए, कोई एफआईआर कराने वाला आ जाए, वो किस तरह से एफआईआर कराएगा। और फिर वो तरह तरह की शंका व्यक्त करते हैं कि पुलिस को क्या इतनी जल्दी थी, पुलिस ने क्यों अज्ञात लोगों के खिलाफ ऐसा मुकदमा लिख लिया, मैं जानता हूँ किसने इसको गोली मारी है। तो इस सब पचड़े से बचने के लिए उसको एक जिसको कहते हैं सूचना जीडी में अंकित करने के बाद वो उसके बारे में घटना के खुलासे का या उसकी पहचान के बारे में इंतज़ार करने लगे। इसके लिए वहाँ आसपास के लोगों को बताने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, थाने और उसके आसपास जितने भी सूचना पट हैं उसमें बड़े बड़े पम्फलेट छपवा के चिपकाए गए। अगल बगल के ज़िलों में भी जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर ये पम्फलेट चिपकाए गए कि हो सकता है, क्योंकि चिन्हट से बिल्कुल ठीक थोड़ी दूरी पर, करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही बाराबंकी की सीमा लगती है। और लखनऊ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि गैर जनपद में हत्या की वारदात करके डेड बॉडी को लखनऊ में छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, या उसको वहाँ पर सड़क के किनारे डाल दिया जाता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि आसपास के सभी शहर छोटे हैं, जैसे बाराबंकी है, हरदोई है, सीतापुर है, ये सब अपेक्षाकृत छोटे शहर हैं। पुलिस इसमें ज़्यादा तेज़ी पकड़ने लगती है क्योंकि उसके पास उतना काम नहीं होता। और लखनऊ बहुत बिजी शहर है। लखनऊ में पुलिस को करने के लिए हज़ार काम हैं, इतनी वीआईपी ड्यूटीज़, इतनी सिक्योरिटी ड्यूटीज़, कि पुलिस का ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है और इस बीच में हत्यारों को ध्यान भटकाने के लिए समय मिल जाता है। तो इस गरज से आसपास के ज़िलों में भी बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे
और जो भी सार्वजनिक स्थान, आप कभी अगर रेलवे स्टेशन पर जाएं तो देखें उसके सूचना पट पे कम से कम 100 पन्ने चिपके हुए होते हैं। कुछ लापता लोगों की सूचना में फ़ोटोग्राफ के, कुछ अज्ञात शव जो ट्रेन में मिले होते हैं उनकी सूचना, कुछ जो दूसरे ज़िलों की इम्पॉर्टेंट हत्याएं होती हैं, अज्ञात होती हैं, अनसुलझी होती हैं, उनके फ़ोटो लगे होते हैं। सैकड़ों की संख्या में एक छोटे से नोटिस बोर्ड पर ये चस्पा किए होते हैं। और कुछ लोग तो जो बहुत परेशान होते हैं परिजन, वो स्टेशन में अलग अलग जगहों पर ये चिपका देते हैं, स्टेशन के भीतर भी, बाहर भी, टैक्सी स्टैंड पर भी, सब जगह चिपका देते हैं। पुलिस ने ये काम किया और उसका परिणाम भी, और अखबारों में छपवाया, उसका परिणाम भी अच्छा निकला कि एक महिला अनुराधा ने थाने पर फ़ोन किया कि मैंने ये फ़ोटोग्राफ देखी है सार्वजनिक स्थानों पर भी, और फिर मुझे किसी ने बताया तो मैंने अखबार में भी देखा इसे ध्यान से। ये मेरे भाई की लाश है, ये डेड बॉडी मेरे भाई की है। मेरे भाई का नाम सदाशिव उर्फ सुनील सन ऑफ स्वर्गीय जयराम दास मिश्रा, D68/2 सर्वोदय नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ है। और थाने पर उसे तुरंत कहा गया कि आप फ़ौरन चली आइए। वो आ गई और आके उन्होंने एक FIR, प्रॉपर FIR दी कि मेरे भाई की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। उन्होंने उसको अच्छी तरह से कपड़ों से सबसे पहचान लिया और ये बताया कि ये मेरा भाई ही है और पिछले 2 दिनों से ये लापता भी है। खैर, बहन से इसका मोबाइल नंबर मिल गया। मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल से पिछले 24 घंटे, 48 घंटे या जब से इसके गायब होने की सूचना है तब से सारी जितनी कॉल आई हैं, जितनी कॉल इसने की हैं, उन सबको एक एक करके बुलाया जाने लगा और उनको बुला बुला के उनसे पूछताछ की जाने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। फिर इसकी बहन को बुलाया गया और इससे परिवार का पूरा सिलसिला पूछा गया। उसने बताया कि हमारे 2 भाई थे, बड़े भाई 2015 में कहीं चले गए, उनका आज तक पता नहीं लगा। मेरी शादी यहाँ आकाश ओझा नाम के एक व्यक्ति से हुई है और वो हम लोग वहीं बगल में ही रहते हैं और ये हमारा सबसे छोटा भाई था। अब हमारे घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं बचा हुआ है। बहन ने ये भी बताया कि मैंने अपने सारे नात हित रिश्तेदारों से सबसे बात कर ली है, कुछ पता नहीं लगा है। मेरे पति 4 धाम की यात्रा में 29 तारीख से ही चले गए हैं और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है, इसलिए उनसे सिर्फ बात नहीं हो पाई, बाकी सबसे हमारी बात हो चुकी है। खैर, ये बात जैसे ही पता लगी कि इसका पति है नहीं और रिश्ते में वो बहनोई रखता है मृतक का, तो एक टीम पुलिस की अलग से भेजी गई। वहाँ पर भेजी गई, आसपास से जानकारी करने की कोशिश की गई। लोगों ने बताया कि 29 तारीख से ही ये नहीं है। फिर उसकी बहन से जब और पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा सबकी फ़ोन नंबर दे दीजिए, उससे बात कर लें। तो उन्होंने बताया कि ये उनका फ़ोन है, वो फ़ोन घर पे छोड़ गए थे। बात यहाँ खटकने वाली पुलिस को लगी कि कोई 4 धाम की यात्रा पर जाए, घर में पत्नी हो, बच्चे हों और बाकी परिवार के लोग हों और अपना मोबाइल फ़ोन न ले जाए। ये बात कम समझ में आ रही थी। खैर, वहाँ उसने और डिटेल में बताया कि 29 तारीख को दोपहर में ही वो दोस्तों के साथ निकल गए थे और कहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ 4 धाम यात्रा पर निकल रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। उसके मोबाइल को पुलिस ने कब्जे में लिया। मोबाइल से ही उसकी अंतिम कॉल देखी गई, सुबह दोपहर में 11 बजे की अंतिम कॉल थी। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया था। थोड़ी शंका बनती थी और शंका हुई भी कि ये व्यवहार उसने क्यों किया कि 4 धाम यात्रा पर निकलते समय अपना मोबाइल फ़ोन घर पे छोड़ जाना। ये भूल चूक से नहीं हो सकता, यह जानबूझकर छोड़ा गया है, जिसके पीछे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। अंतिम कॉल जो की गई थी वो चिन्हट के ही एक रमाकांत शुक्ला को की गई थी। उसी के नाम से वो नंबर फीड था। पूछने पर बताया कि रमाकांत उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका घर फलां फलां जगह पर है। पुलिस वहाँ पर गई तो वहाँ भी पता लगा कि साहब ये 29 तारीख से गए हैं, बाहर गए हैं, ये पता नहीं कहाँ गए हैं और किसके साथ गए हुए हैं। उसका भी फ़ोन बंद था। 2 लोगों के फ़ोन, दोनों अपने घर से बाहर, और ये कह के कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और आज तक लौटे नहीं। तो बात कुछ शक में बदल रही थी कि आखिर ऐसा क्या था कि ये घटना के एक दिन पहले से ही ये लोग चले गए हैं।
घर की रमाकांत के यहाँ जब पूछताछ होने लगी तो घर की एक महिला सदस्य ने बताया कि साहब मोबाइल तो वो घर ही पर छोड़ गए थे, लेकिन कल उनका एक दूसरे मोबाइल से फ़ोन आया था। किसी बच्ची ने शायद बताया कि एक दूसरे मोबाइल से फ़ोन आया था और सिर्फ उन्होंने एक बात पूछी, क्या घर पे पुलिस तो नहीं आई थी। ये लीड बहुत बड़ी लीड थी इस अज्ञात मर्डर में, कि कोई व्यक्ति अपना फ़ोन घर पे छोड़ गया हो और किसी दूसरे फ़ोन से ये पूछ रहा हो कि पुलिस घर पे नहीं आई थी। मामला कुछ गड़बड़ था, दाल में कुछ काला था। उस नंबर की जिस नंबर से उसने ये पूछा था कि कोई पुलिस तो नहीं आई थी, उस नंबर की डिटेल खंगाली जाने लगी। उस पर सिर्फ एक ही नंबर से बातचीत हुई थी, कॉल भी हुई थी, कॉल रिसीव भी हुई थी, कॉल हुई थी और कॉल रिसीव भी हुई थी। जो जिस आईडी पे वो नंबर लिया गया था वो फर्जी निकला और ये फिर शंका का कारण बना कि हो सकता है ये फ़ोन नंबर जो दूसरा वाला है वो आकाश ओझा के पास हो, जो मृतक का साला था और जो बहन जिससे पूछताछ हुई है उसका पति था। उससे और ये भी पता लगा कि हो सकता है ये एसएमएस, चूँकि एसएमएस की डिटेल्स नहीं आती हैं, हो सकता है ये दोनों एसएमएस से बात कर रहे हों, हो सकता है किसी सोशल साइट्स पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ईमो पे, किसी दूसरे सोशल साइट पे ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हों और बहुत ज़रूरी पड़ने पर जैसे किसी ने नहीं देखा या डिलीवर नहीं हुआ या ज़्यादा समय नहीं मिला तो 1 मिनट के लिए फ़ोन, तो दिन भर में 5-6 कॉल 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट की थी। बहन जो अनुराधा थी, मृतका की बहन और आकाश की पत्नी, उसको भी शक नहीं हो रहा था और वो बार बार कह रही थी कि 29 तारीख को ही वो एक इंडिका कार लेके आए थे और इंडिका कार से वो निकले थे। उनका कोई दोस्त भी बैठा हुआ था और कुछ कपड़ा और सामान लेके वो यहाँ से गए हैं, वो 4 धाम की यात्रा पर गए हुए हैं। सर्विलांस के क्राइम ब्रांच के लोगों से बैठ के बात की गई कि अगर ऐसे वो कब तक, हम कौन सी बात कर रहा है और कैसे हम ट्रैक करेंगे। एक ही आदमी से बात कर रहा है, दोनों का पता नहीं है, दोनों के मोबाइल फ़ोन हमेशा बंद हैं, दिन में 2 बार 3 बार खुलते हैं, लेकिन किस इशारे से खुलते हैं, किसी मैसेज के बाद खुलते हैं या कैसे खुलते हैं, ये भी पता करना मुश्किल है। तो ये तय किया गया कि एसएमएस, जो कंपनी के प्रमोशनल एसएमएस आते हैं, तमाम कंपनियों के, अब तो खैर एसएमएस का चलन बंद हो गया व्हाट्सएप के बाद, लेकिन उस समय एसएमएस का बहुत चलन था और कंपनी के बहुत ढेर सारे प्रमोशनल एसएमएस आते थे। जैसे कोई चीज़, किसी को ट्यूटर की ज़रूरत है, किसी को फ्लैट कोई अपना बेच रहा है, कोई इस तरह की तमाम सूचनाएं एसएमएस पर आया करती थी। तो जो प्रमोशनल कंपनीज़ हैं उनसे संपर्क करके उन्हें नंबर दिया गया कि इस नंबर पे प्रमोशन के एसएमएस डाल दिए जाएं। उसके पीछे लॉजिक ये था कि जब एक बार एसएमएस डिलीवरी के लिए पेंडिंग होगा तो जैसे ही स्विच ऑन होगा, उसमें बाकी कोई एक्टिविटी हो या ना हो, लेकिन स्विच ऑन होते ही जैसे ही वो टावर के संपर्क में आएगा, सारे एसएमएस डिलीवर हो जाएंगे। और एक बार अगर एसएमएस डिलीवर हो जाएगा तो उस फ़ोन की लोकेशन का सही पता लग जाएगा कि इस समय वो फ़ोन कहाँ पर है। जो करेंटली डिटैच्ड, यानी तुरंत फ़ोन ऑन करके तुरंत ऑफ़ किया जाए, तो उसके लोकेशन को पता करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। अगर आपके क्राइम ब्रांच के लोग स्विच के लोगों से, और सामान्य रूप से सभी मोबाइल फ़ोन के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे, क्राइम ब्रांच के लोग या जो लोग भी क्राइम में डील कर रहे हैं, सीडीआर में डील कर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर दिन में कई बार बात होती है। वो सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि साहब पिछले आधे घंटे में किस टावर से ये डिटैच हुआ है, और उनको पता लग जाता था। तो सब जगह अलर्ट किया गया और ये बताया गया कि जैसे ही ये एसएमएस डिलीवर होगा, हमें इसकी लोकेशन का पता लग जाना चाहिए। हुआ भी यही। 3 घंटे के इंतज़ार के बाद जो भी कंपनी के प्रमोशनल एसएमएसेस डाले गए थे, जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ वो धड़ाधड़ रिसीव हो गए, और रिसीव होने के साथ साथ हमें उनकी तुरंत की लोकेशन पता लग गई। लखनऊ में, गोमती नगर में उस फ़ोन की, बल्कि दोनों फ़ोन की लोकेशन एक साथ आ रही थी। टीम रवाना ही थी, लोग परेशान थे, भेजा गया और 1.5-2 घंटे की मशक्क़त के बाद आकाश ओझा यानी मृतक का बहनोई ये मिल गया।
दूसरा शख्स रमाकांत शुक्ला वहाँ से भाग गया। आकाश ओझा से पूछताछ शुरू हुई और पहले तो साधारण पूछताछ हुई तो उसने थोड़ी सी बात बताई, फिर थोड़ी असाधारण पूछताछ हुई तो थोड़ी सी और बात बताई, फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ हुई तो सारा किस्सा, सारी कहानी सामने आई। कोई आदमी कितने दिन से कितनी लंबी दूरी की प्लानिंग कर सकता है, ये आकाश ओझा से बातचीत करने पर पता लगा। आकाश ओझा ने बताया कि मैं इनके पड़ोस में ही था और सुनील यानी सदाशिव का जो भाई था अनुराग, वो मेरा मित्र था। अनुराग के बहाने मैं घर में आता जाता रहा। मुझे ये बात एसेस करने में बहुत टाइम नहीं लगा कि ये बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास कई मकान हैं, तमाम जायदाद है, तमाम बैंक बैलेंस हैं। पिताजी इनके अस्वस्थ रहते थे और वो कहीं निकल नहीं सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे और सारा भार इन्हीं सदाशिव और अनुराग पे था। बहन की शादी अभी नहीं हुई थी तो लिहाजा बहन से नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी कि सबसे पहले जो महिला है इस पे अपने ऐसा जाल डाला जाए कि इसे यहाँ से निकाल कर अपने कब्जे में किया जाए। और हुआ भी यही। अनुराधा से उसने भाग के अपना प्रेम विवाह किया और जब अनुराग को ये बात पता लगी तो अनुराग बहुत नाराज़ हुआ और इतना नाराज़ हुआ कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं वो आकाश ओझा से घृणा करने लगा। लेकिन एक बार शादी करने के बाद वो घर में ले गया बगल में, बल्कि इन्हीं का एक घर था, उसको भाइयों ने मिल के कहा कि इसको दे दीजिए, इसके पास फटीचर है, इसके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है और बहन हमारी जो है कम से कम अच्छी जगह पे, अच्छे मकान पे रहेगी तो उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। तो वहीं पास में एक घर जो इनका था वो दे दिया और ये उसी में रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो माफ़ी मांग के और इधर से करके उधर से करके फिर उसने आना जाना उस घर में बढ़ा दिया। उसके दिमाग में तो सिर्फ प्रॉपर्टी और सिर्फ धन था कि कुछ भी हो ये पूरी प्रॉपर्टी पर मुझे कब्जा करना है। एक दिन अनुराग 2015 में घर से गायब हो गया और वो आज तक नहीं मिला, घटना के दिन तक वो नहीं मिला था। ये जब इससे बहुत अच्छी वाली पूछताछ हुई तब इसने बताया कि चूंकि अनुराग ही सबसे अधिक मुझसे नाराज़ था अनुराधा से शादी अपनी बहन की मेरे साथ शादी होने के कारण, तो सबसे पहले मैंने अनुराग से अपनी नज़दीकी बढ़ाई और एक दिन उसको तैयार किया कि हम लोग अयोध्या दर्शन के लिए चलेंगे। इधर उधर घूमते घामते जब शाम हो गई तो हम उसे अयोध्या की तरफ ले गए और वहाँ पर गाड़ी के भीतर ही उसके सिर पर गोली मार दी। उस समय घाघरा में सरयू में पानी बहुत था। नदी के पुल पर पहुंचकर वहीं से अनुराग की लाश मैंने सरयू नदी में फेंक दी और धार थी उस समय, मैंने झांक के देख लिया, दोबारा लौट के देखा कि ऐसा तो नहीं बॉडी कहीं फंसी हो और पता लग जाए, और ऐसा उसकी धार से, उसकी वेग से देख के लगा कि बॉडी आगे कहीं निकल चुकी होगी। बहुत दिनों तक लोगों ने तलाश किया और फिर इसी सुनील ने, सदाशिव ने चिन्हट थाने में जाके एक रिपोर्ट लिखाई कि मेरा भाई अनुराग फला समय से गायब है, उसका हुलिया इस प्रकार है, उसको मैंने बहुत तलाशा लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। लेकिन उस गुमशुदगी में नीचे जो फ़ोन नंबर दिया हुआ था वो आकाश ओझा का ही था। आप देखें उसने कितनी चालाकी की। फिर जब साल भर बीत गए, न तो किसी को शक हुआ, न पुलिस ने पूछताछ की, न किसी ने उस पर कोई उंगली उठाई, उसका मन और बढ़ गया। अब उसके निशाने पर सदाशिव उर्फ सुनील था कि अगर अब इसे इसी तरह निपटा दिया जाए जैसे अनुराग को निपटाया गया है तो फिर ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। बहन कुछ बोल नहीं सकती, वो मेरे साथ है और इसके जो 2 मकान हैं, लॉकर हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये सब हमारे हाथ लग जाएगी और हमें कहीं पैसों के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अनुराग के गायब होने के बाद ये सदाशिव यानी सुनील बड़ा गुमसुम सा रहता था, बहुत लोगों से बात नहीं करता था। ये इसी बहाने से उसके पास जाता था कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ कि तुम्हारा थोड़ा मन बहल जाए और तुम क्यों परेशान हो, मिलेगा, कहाँ गया है। और वो चला गया होगा जब वो कहीं साधु संतों के अखाड़े में होगा, जब वहाँ से भी उसका मन उबेगा तो भागेगा, आएगा ज़रूर। हम लोग अच्छा, इस बीच में उसने पैसा ले के सदाशिव से
अखबारों में गुमशुदा की तलाश के जो फ़ोटोग्राफ सहित एक इश्तहार होता है वो भी छपवाया और अखबारों में बंटवाया कि अगर तुम कहीं हो तो चले आओ और तुम्हारे भाई की हालत बहुत ख़राब है, इस तरह की बातें। लेकिन नंबर उसमें भी आकाश ने अपना ही दिया था। इसके बारे में उसने बताया कि साहब जब गुमशुदगी लिखाई गई, अगर मान लिया इसका कहीं पता लगता या बॉडी का कहीं पता लगता तो पुलिस फ़ोन करती घर वालों के लिए, तो अगर सदाशिव का नंबर उसमें दिया जाता तो सदाशिव जाता भी ज़रूर, दूसरों की सहायता ले सकता था, ज़रूरी नहीं वो मुझसे पूछता। तो इसलिए मैंने जानबूझ के अपना नंबर डाल दिया था कि अगर कोई बात मुझसे होगी तो मैं फ़ौरन थाने पे जाके उसको सेटल कराऊंगा और उसको मना करूंगा, बॉडी को पहचानने से इनकार करूंगा ताकि मेरे ऊपर कोई शक ना आए। कई बार बातचीत करने के बाद उसने ये प्लान बनाया कि इसको भी ठीक उसी तरह निपटाएंगे जिस तरह से अनुराग को हमने निपटाया था। अकेला ये काम करना उसके लिए संभव नहीं था, तो अपने साथ अपने मित्र रमाकांत को उसने इसमें हिस्सेदार बनाया और रमाकांत को बताया कि हम तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे। रमाकांत इस बात के लिए तैयार हो गया। अब इन्होंने कहा कि पहले तो ये कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके घर पे रख दें, पुलिस सबसे पहले लोकेशन ढूंढेगी। मैंने अखबारों में हर केस के बारे में यही पढ़ा है कि पुलिस ने लोकेशन से अभियुक्तों का पता कर लिया। एक तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके घर पे रख देंगे। दूसरा, रेलवे का टिकट पूर्णागिरी का हम ले लेंगे 29 तारीख का और 29 तारीख को दोनों लोग अपने अपने घर में ये कह के कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं। पूर्णागिरी नहीं बताएंगे, लेकिन टिकट हम रिजर्वेशन जो कराएंगे वो पूर्णागिरी के लिए ही कराएंगे। 4 धाम का बता के निकल जाएंगे। घर वाले ये सोचेंगे कि ये 4 धाम यात्रा के लिए हैं। अगर पुलिस कहीं पकड़ेगी या कहीं शक हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत हो जाएगी, तो हमारे पास जो टिकट है वो हमारा बचाव करेगा। देखिए साहब, हम इस तारीख को गए थे और वापसी का भी टिकट उन लोगों ने करा रखा था। वापसी का टिकट 31 और 1 का इन्होंने कराया था, 2 अलग अलग, ताकि अगर उसके बाद हम घर पे मिलें और पुलिस को शक हो जाए, घर पे आ जाए, तो हम जाने का और आने का दोनों का रिजर्वेशन टिकट दिखाएंगे कि देखिए साहब, हम तो पूर्णागिरी गए थे और पूर्णागिरी से हम लौट आए थे। ये पूछताछ पे कि भाई इतना ज़बरदस्त आइडिया तुमको कहाँ से आया, तो उसने कहा साहब दृश्यम फिल्म देखी थी और हमने कई बार उसको रिपीट करके देखा दृश्यम को, और मुझे सबसे अच्छा आइडिया यही लगा कि ऐसे में अगर मान लिया पुलिस हमको बंद भी कर देगी तो इन्हीं 2 टिकटों के सहारे हम न्यायालय में, हम अदालत में अपनी ज़मानत भी करा लेंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित भी कर लेंगे। खैर, वो उसने अपने एक मित्र अरविंद मिश्रा से बातचीत की और ये कहा कि भाई आप अपनी गाड़ी हमको दे दीजिए, हम लोग 4 धाम की यात्रा करके आएंगे। अरविंद तिवारी ने अपनी गाड़ी इंडिका कार UP 32 CE 4041 उसको दे दी। इंडिका गाड़ी से आकाश ओझा और रमाकांत शुक्ला ये दोनों अपने साले सदाशिव उर्फ सुनील के घर पहुँचे। बैठे वहाँ चाय पी और तमाम गपशप की और उससे ये कहा कि हम लोग अयोध्या दर्शन को चल रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। उसने पहले तो पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया, फिर ये इसने बोलना कम किया, जैसा इन्होंने तय कर रखा था। रमाकांत ने ज़्यादा बात शुरू की और बहरहाल उसको 1 घंटे बाद राज़ी कर लिया कि अभी थोड़ी देर की बात है, हम लोग यहाँ से चलेंगे, 1-1.5 घंटे में वहाँ फैज़ाबाद अयोध्या पहुँच जाएंगे। 1-8 घंटे दर्शन में लगेगा, भीड़ अगर ज़्यादा होगी तो, और फिर शाम तक 8-9 बजे तक 10 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे। खैर, उसने कुछ काम बताया कि ये हमारे छोटे छोटे काम हैं, मैं निपटा के आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं, अयोध्या दर्शन कर लेंगे। शाम को ये अयोध्या दर्शन के लिए वहाँ से निकले। गाड़ी में 3 लोग थे। चिन्हट के पेट्रोल पंप पे पहुँच के इन्होंने ये बताया कि गाड़ी में तेल भरा लिया जाए क्योंकि जाने आने में इतना तेल खर्च होगा। ये तेल भरा ही रहे थे कि पैसे की लेन देन में कुछ कमेंट कर दिया आकाश ने इसको सदाशिव को ये बात बुरी लगी और वहीं पेट्रोल पंप पर ही इन लोगों का झगड़ा हो गया। पेट्रोल पंप पर ही इनका झगड़ा हो गया और नौबत मारपीट तक आ गई। चिन्हट तिराहे से फिर उसके बाद ये आकाश ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने चिन्हट तिराहे से न्यू विजडम वे स्कूल की तरफ गाड़ी मोड़ ली।
वो बुदबुदा रहा था, चिल्ला रहा था, रमाकांत उसको शांत करा रहा था, एक दूसरे के ऊपर झपट रहे थे। इस बीच में न्यू विजडम वे की तरफ इसने गाड़ी मोड़ ली। जैसे ही थोड़ा सा सुनसान हुआ, इसने जेब में अपने पैंट में खोसी हुई पिस्टल निकाली और सिर पे गोली मार दी। सिर पे गोली इसे लगी और इसके सिर को पार करती हुई वो बगल की विंड स्क्रीन यानी कार के शीशे पे लगी और शीशे को भी, उस पर भी छेद करती हुई बाहर की तरफ चली गई और शीशा पूरी तरह से चटक गया। थोड़ी देर में ही, 2-4 मिनट में ही वो लुढ़क गया और जैसे ही देख लिया इन्होंने कि मर गया है, गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोल के और इसे वहीं पर ढकेल दिया जहाँ थोड़ा अंधेरा था। वहाँ से ये गाड़ी लेके भागे। खून की वजह से जो उसका सीट कवर था वो बुरी तरह से खून में लथपथ हो गया था। उसे रास्ते में ही उतार के और आगे की दोनों सीट और पीछे का पूरे सीट कवर उतार के उसे फेंक दिया और फेंकने के बाद ये उसे लेके गोमती नगर विश्वास खंड के न्यू इंडिया मोटर गैराज पहुँचे, जो विश्वास खंड 2 में है। वहाँ पर उसको पहले धो लिया और उस जो भी प्राइमा फेसी उसमें जो ब्लड लगा हुआ था उसको कहीं धो लिया कायदे से, उसमें पुराने कपड़े से पूछ लिया और उसको गैराज में, न्यू इंडिया मोटर गैराज में उसे सर्विसिंग के लिए छोड़ दिया। इस तरह से 5 फरवरी 2016 को आकाश झा पकड़ा गया, आकाश ओझा पकड़ा गया जब उसने ये पूरी बात बता दी। हालांकि उस दिन तक रमाकांत शुक्ला नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि एक आदमी पिछले 5 सालों से कुछ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए घर के 3 सदस्यों को उसने टारगेट बना लिया था। एक को उसको भगा कर ले आया और अपने घर में बतौर पत्नी रखा। एक को उसने मार के फेंक दिया और उसका आज तक पता नहीं लगा, न ही इसके ऊपर कोई शक हुआ। इसका मन बढ़ गया कि अगर हम तीसरे को भी मार देंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इतना शातिर दिमाग आदमी कि सारा इंतज़ाम उसने, और हुआ भी यही। जब 24 घंटे में या 48 घंटे में मृतक के कॉल डिटेल पे जितने लोगों से बात हुई, एक एक करके सारे लोगों को बुलाया गया। चूँकि इसने मोबाइल अपना घर पे छोड़ दिया था, इसलिए इसके नंबर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुए। और बहन ने जब आके सूचना दी कि ये मेरे भाई की लाश है, और उसने भी ये नहीं बताया कि आकाश यानी उसके पति बाहर गए हुए हैं। ये तो जब उसके परिवार का पूरे उसका सिजरा नोट करने के लिए सब इंस्पेक्टर गया, तब उसने ये बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सबसे बात कर चुकी हूँ, मेरे पति से बात नहीं हो पा रही है, मोबाइल वो यहाँ छोड़ गए हैं और 4 धाम दर्शन के लिए गए हुए हैं। तब और उसी बात से ये शक हुआ कि कोई इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा में जाएगा और अपना मोबाइल घर कैसे छोड़ जाएगा, जबकि उसकी पत्नी वहाँ पर है और बाकी और रिश्तेदार दोस्त सब वहीं पर रह रहे हैं। ये भूल भी नहीं सकते हैं। भूलने का मतलब है कि अगर गाड़ी से हैं और गए और कहीं न कहीं उसको फ़ोन की आवश्यकता हुई होगी, लौट के वो अपना फ़ोन ले सकता था। मतलब ये कि जानबूझ के फ़ोन घर पे छोड़ा गया, एक रिजर्वेशन करा लिया गया, वापसी का भी रिजर्वेशन करा लिया, और इस सब के पीछे फिल्म जो थी दृश्यम, उसके कुछ सीन्स के बारे में वो बार बार बताता रहा कि मैंने कई बार उसको देखा है दृश्यम फिल्म को, और वहीं से ये आइडिया मुझको क्लिक कर गया। और शायद सबसे बढ़िया आइडिया यही है कि हम उसकी हत्या करने के बाद कैसे आराम से निकल जाएंगे और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो ये एक और अज्ञात हत्या, जो पहचान में भी जो शव नहीं आ रहा था, उसकी विवेचना में हमारे क्राइम ब्रांच के जवानों ने, हमारे सिपाहियों ने, क्राइम जो CDR के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर्स ने, उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसको 5 दिन के भीतर असली मुलजिम को पकड़ के पूरी घटना का अनावरण किया। ये भी प्रेस के सामने इसको लाया गया था। जो उत्सुकता थी तमाम प्रेस वालों को, इससे भी बहुत सवाल पूछे गए। और अगले दिन यानी 6 फरवरी 2016 के सभी अखबारों से, मैं इसलिए आपको बार बार ये बताता हूँ कि अब 2016-17 के अखबारों के आर्काइव्स नेट पर उपलब्ध हैं। पहले जो मैं 2000 और उसके बाद 10, 11, 12, 13 तक ये उनके न्यूज़पेपर्स के आर्काइव्स जो ई-पेपर के थे वो उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। ये 2005 के बाद 2010 के बाद थोड़ा थोड़ा
इंग्लिश अखबारों के हुए, और 2015 के बाद लगभग सभी डेली के जो लखनऊ से छपते हैं उनके ई पेपर एडिशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर और डिटेल में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें इसमें 6 फरवरी 2016 के लखनऊ एडिशन के अखबारों में थी, आप इसे खुद भी देख सकते हैं। कल मैं एक इसी तरह क्राइम की दूसरी घटना जो मेरे साथ हुई थी, जिसके साथ साथ हम लोग चले और हम लोगों ने उस अज्ञात हत्या का अनावरण किया था, उसके बारे में जिक्र करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।